Chaos Warlord, reincarnated in Eldritch with the Devil System। अध्याय 16। गढ़ के पास पहुंचते ही वेल ने देखा कि उसके आधार के चारों ओर अनगिनत तंबू लगे हुए हैं। ये अस्थायी घर उन लोगों के थे जो किले के भीतर शरण लेना चाहते थे, लेकिन सख्त नियमों के कारण अंदर नहीं रह सकते थे। इसके अलावा अगर आप गढ़ में अवैध रूप से रहते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और नियमित रूप से जांच की जाती है, इसलिए अंदर घुसने का कोई फायदा नहीं है। पूरी तरह से काले कपड़े पहने, अपने विंडब्रेकर के हुड से चेहरा छिपाए हुए वेल एक डराने वाला व्यक्ति लग रहा था। झुग्गी झोपड़ी के इलाके में मौज मस्ती कर रहे बच्चे समझदारी से उससे दूर रहे। हालांकि एक मोटा ताज़ा गुंडा वेल के विंडब्रेकर को देखकर उसे लूटने के इरादे से उठा, लेकिन एक ज्यादा अनुभवी बदमाश ने उसे रोक लिया। क्यों? अनुभवी बदमाश का जवाब सरल था, अगर आपको अपनी जान की कीमत है तो उसे परेशान न करें। जो कोई भी रात में मरे हुए लोगों के बीच घूम सकता है और जिंदा वापस आ सकता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसकी तेज नाक ने वेल से चिपके हुए वॉकिंग डेड की गंध को पकड़ लिया था, इसलिए वह बता सकता था कि वेल मृतकों की भूमि से लौट रहा है। सूर्योदय से अभी भी आधा घंटा दूर था। रात में कोई भी समझदार व्यक्ति गढ़ की सुरक्षा को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी वेल ने ऐसा किया था। इससे वह क्या बन गया? इससे वह बहुत खतरनाक व्यक्ति बन गया। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। जो कहा गया उसे सुनने के बाद वेल को लूटने के लिए खड़ा हुआ गुंडा बैठ गया। वेल ने गुंडों पर एक उदासीन नज़र डाली, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। अगर इन कमीनों ने उसे परेशान करने की हिम्मत की होती तो वह उन्हें मार देता, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। उसने अपनी नज़र वापस ली और गढ़ के द्वार की ओर बढ़ गया। जब वह शैडोफॉल सिटी के लिए निकला तो वेल हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए दीवारों के ऊपर से निकल गया था, लेकिन मुख्य द्वार से उसका प्रवेश बिना किसी चुनौती के नहीं हुआ। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने उसे रोका। गार्ड ने वेल को ध्यान से देखा और पूछा, अपना नाम और उद्देश्य बताओ। जवाब में वेल ने अपना हुडी पीछे खींचा, जिससे उसका चेहरा दिखाई दिया। गार्ड के चेहरे पर तुरंत पहचान उभर आई। मास्टर वेल, आपका स्वागत है। गार्ड ने तुरंत उसे प्रवेश देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। वेल को वापस गढ़ में लाया गया, स्वागत करने वाले दल के साथ नहीं बल्कि व्हाइटमोर परिवार के निजी बलों के एक संक्षिप्त समूह के साथ। उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वापस जागीर में ले आए, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इस तरह की जल्दबाजी के पीछे का कारण जल्द ही पता चल गया। उसके पिता जोशुआ व्हाइटमोर ने उसे खोजने के लिए परिवार के रक्त संबंधियों को तैनात किया था, जब उन्हें पता चला कि वह लापता है। जाहिर है, उन्हें संदेह था कि वेल अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर सकता है, जिसके कारण परिवार के बटलर रेगनाल्ड ने रात के अंधेरे में उसकी जांच की। वेल के अपने कमरे में न होने के कारण गढ़ के अंदर और बाहर उसकी पूरी तरह से तलाश की गई। युवा मास्टर, आपने इस बार ततैया का छत्ता हिला दिया है। मास्टर जोशुआ बहुत गुस्से में हैं, रेगनाल्ड ने उन्हें गंभीरता से बताया। कोई चिंता नहीं रेगनाल्ड, उनका गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा, वेल ने बेचैन करने वाली शांति के साथ जवाब दिया। मनो में पहुंचने पर वेल को एक परिचित अध्ययन कक्ष में ले जाया गया जहां जोशुआ प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कठोर निगाहें अनकहे सवालों से भरी हुई थीं। तुम कहाँ थे? उसने पूछा। उसकी आवाज़ खामोश कमरे में गूंज रही थी। मैं एवरनाइट फॉरेस्ट में था, अपनी नई शक्तियों की सीमा का परीक्षण कर रहा था, वेल ने शांति से उत्तर दिया। वेल ने यह बताने का साहस किया कि वह एक ब्लडलाइन उपयोगकर्ता बन गया है, क्योंकि उसने पहले ही अपने आंकड़ों को इस हद तक बढ़ा लिया था कि वह अपने पिता को यह विश्वास दिला सकता था कि उसने व्हाइटमोर ब्लडलाइन को जगाया है। शुरुआती चरणों में व्हाइटमोर ब्लडलाइन 1 to 3 ने केवल शरीर की ताकत को बढ़ाया। वृद्धि ब्लडलाइन की गुणवत्ता पर निर्भर करती थी। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा और उतना ही अधिक मौका होगा कि वे स्तर 4 तक पहुंचने के लिए आवश्यक औषधियों के भ्रष्टाचार में न पड़ें। जब कोई व्हाइटमोर ब्लडलाइन के साथ इस स्तर पर पहुंचता है तो वे व्हाइटमोर के लिए अद्वितीय विशेषताएं विकसित करेंगे। घोषणा ने जोशुआ को चकित कर दिया। उसके जबड़े खुले रह गए और उसका मुंह इतना खुल गया कि एक मक्खी अंदर घुस गई। वह हकलाते हुए बोला, तुम एक ब्लडलाइन उपयोगकर्ता के रूप में जाग गए हो, लेकिन यह संभव नहीं है। वेल ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया। डेस्क से एक मजबूत धातु का पेपरवेट उठाते हुए वेल ने लापरवाही से जोर लगाया और ठोस वस्तु उसकी पकड़ में इस तरह से टूट गई जैसे कि वह टिन की पन्नी से बनी हो। उसने उसे टेबल पर फेंका, जहां वह एक धीमी खनक के साथ गिरी। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह असंभव है? उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए पूछा। जोशुआ ने विकृत धातु को देखा, फिर अपने बेटे को देखा, जो देख रहा था उसकी वास्तविकता से जूझ रहा था। इस रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश करते हुए उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन दिमाग में केवल एक ही विचार आया, मैंने गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की।
जोशुआ ने पहले ही रानी को संदेश भेज दिया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि वह अपने दूसरे बेटे वेलवी व्हाइटमोर को उत्तरी सीमा पर भेजेगा। ये पत्थर पर उकेरी गई प्रतिज्ञा से अलग नहीं था, और यह वेल को इस आसन असाइनमेंट के बारे में बताने से पहले ही किया गया था। संप्रभु से किया गया कोई भी वादा अमिट होता है, उसका वापस लेना देशद्रोह के कृत्य के समान होता है। राज्य के अलिखित नियमों में कोई भी अपमान सह सकता है, लेकिन विश्वासघात का दाग नहीं। ऐसे जघन्य कृत्य का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से सबसे कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, शायद समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। जोशुआ ने वेल की खातिर ऐसे भयानक परिणामों का जोखिम उठाने का कोई इरादा नहीं रखा, लेकिन ऐसी दुर्जय संपत्ति को त्यागने की संभावना पर उसके बाहरी रूप से पछतावे की एक सूक्ष्म लहर अभी भी रिस रही थी। व्हाइटमोर वंश के जागरण के तुरंत बाद प्रदर्शित धातु के टुकड़े को आसानी से चकनाचूर करने की क्षमता ने वेल के लिए एक आशाजनक भविष्य की शुरुआत की। आसन कठोर वास्तविकताओं में जीवित रहने के लिए उसे बिना किसी बाधा के स्तर 4 वंश उपयोगकर्ता तक चढ़ना तय था, जब तक कि वह व्हाइटमोर वंश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक औषधियों को सुरक्षित करने में कामयाब रहा। इसका मतलब था कि जोशुआ ने एक बेहद कीमती उपकरण को फेंक दिया था। ये कितना बड़ा नुकसान था। तो तुमने व्हाइटमोर वंश को जागृत कर दिया है, उसने वेल से अधिक अपने आप से ही कहा, लेकिन जागृति अनुष्ठान के दौरान इसका पता क्यों नहीं चला? तब किसी भी तरह की जागृति का कोई संकेत नहीं था। वेल ने पुजारी के बारे में संदेह के बीज बोने के अवसर का लाभ उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे जो मिश्रण दिया गया था वह चुड़ैल का औषधि नहीं था, उसने चोट का बहाना करते हुए कहा। वास्तव में वह उत्तरी सीमा पर भेजे जाने से पहले बदला लेना चाहता था, लेकिन साथ ही वह अपने रक्त शैतान वंश को दूसरे स्तर पर आगे बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता था। हालांकि समय शाश्वत विरोधी एक विलासिता नहीं थी जिसे वह दोनों प्रयासों पर बर्बाद कर सकता था। इस तरह दोनों करने के लिए उसने अपने पिता को इस प्रतिशोधी भंवर में खींचने का सुनियोजित निर्णय लिया। वह पुजारी को मृत्युदंड दिलाने के लिए अपने पिता की मदद का उपयोग करेगा। जोशुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? वेल ने इस पल के लिए ही एक कहानी गढ़ी थी। उसने अपने पिता को समझाया कि पुजारी ने उसे चुड़ैल के औषधि के समान दिखने वाली औषधि दी थी, लेकिन बहुत अलग प्रभावों के साथ। यह एक दमनकारी दवा थी जिसे उसके वंश को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को उकसाया था। उसके वंश ने जवाबी हमला किया था। वह दर्द महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा था, जब तक कि उस रात बाद में वह अजीब महसूस करते हुए नहीं उठा और उसने काला खून उल्टी कर दिया। हालांकि वह खून उगल रहा था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वेल ने जो कहा था उसका आधा हिस्सा नहीं हुआ, लेकिन उसने जो कहा वह वास्तव में संभव था, इसलिए जोशुआ ने उस पर विश्वास किया। वेल की घोषणा ने जोशुआ को झकझोर कर रख दिया। उसने वेल की बलि इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन अब पता चला कि यह एक बड़ी साजिश थी। मेरा वास्तव में फायदा उठाया गया था। उसके अच्छे बेटे के साथ उसका रिश्ता टूट गया था और वह एक संभावित शक्तिशाली व्यक्ति को सिर्फ एक षड्यंत्रकारी कमीने की वजह से अग्रिम पंक्ति में भेजने के लिए भी सहमत हो गया था। इसने उसके मुंह में कड़वाहट पैदा कर दी। वह खुद को पछताए बिना नहीं रह सका। जोशुआ की नज़र वेल पर टिकी हुई थी और वह अपने विचार व्यक्त कर रहा था। वह दुष्ट पुजारी, अगर उसका इसमें हाथ है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हमारे हाथ उसके खिलाफ खुली कार्रवाई करने में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है और वह चर्च ऑफ लाइट द्वारा पनाह लिए हुए है, जिसका राज्य में बहुत प्रभाव है। फिर भी मैं इस मामले की गुप्त रूप से जांच करने के लिए अपने लोगों को तैनात करूंगा। अगर हम कोई भी निंदनीय सबूत खोज पाते हैं तो हम उसे पकड़ लेंगे और अपने कानून के अनुसार न्याय करेंगे। चर्च ऑफ लाइट का जन्म सर्वनाश की राख से हुआ था। यह उजाड़ में डूबी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता था। इसकी शिक्षाओं ने तबाही से तबाह हुए लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई, हताश और निराश लोगों को अपने आरामदायक आलिंगन में आकर्षित किया। पिछले कुछ वर्षों में इसकी शक्ति और प्रभाव में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में ये राज्य के भीतर नंबर 1 धर्म था। सबूत जुटाना शायद उतना मुश्किल न हो जितना आप सोचते हैं। पुजारी के हाल ही में किए गए अधिग्रहणों की एक साधारण जांच से पता चल सकता है कि क्या उसने रक्त रेखा दमन औषधि के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी है। अगर ऐसा कोई सुराग मौजूद है तो यह उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मुहैया कराएगा। वेल ने सोच समझकर कहा, यह एक अच्छा विचार है। जोशुआ इस सुझाव से प्रबुद्ध लग रहा था। उसने अपने छाया रक्षकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे परिवार के पुजारी ने हाल के महीनों में जो कुछ किया है उसकी एक व्यापक रिपोर्ट बनाएं और उसके बारे में गंदगी इकट्ठा करें। छाया रक्षक अनाथ थे जिन्हें जोशुआ ने सड़कों से लाया था और उसकी सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया था। वे इतने प्रशिक्षित थे कि वे उसके लिए मरने या उसके आदेश पर किसी को भी मारने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेशों का पालन किया।
बिना किसी देरी के वे परिवार के पुजारी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े और चुपचाप अध्ययन से गायब हो गए। अगर तुम्हारे आरोप सच हैं मेरे बेटे, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए आभारी रहूंगा, जोशुआ ने कहा, उसकी आवाज़ में पश्चाताप का संकेत था। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ पिताजी, वेल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ गंभीर थी, फिर भी संतुष्टि का संकेत था। इसके बाद जोशुआ ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए वेल? उसकी निगाहें नर्म पड़ गई थीं। यह इस बात का संकेत था कि वह सुधार करना चाहता था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वेल बेकार का आदमी नहीं था, बल्कि उसके जैसा ही एक ब्लडलाइन यूजर था। कम से कम वह जो कर सकता था वह ये था कि पुजारी के बुरे इरादों के कारण उसके बेटे को जो कष्ट सहने पड़े उसकी भरपाई करे। अब भी वह ये देखने में विफल रहा कि यह उसकी गलती थी। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप किसी को भी ब्लडलाइन यूजर के रूप में मेरे जागने की घोषणा न करें, वेल ने अपने पिता को चौंकाते हुए जवाब दिया। क्यों? जोशुआ ने अपने बेटे के अनुरोध से हैरान होकर भौहें सिकुड़ीं। वेल की आंखों में एक स्टील जैसी चमक आ गई जब उसने कहा, मैं अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे देखना चाहता हूं। अगर उन्हें मेरे जागने के बारे में पता चलेगा तो वे अनिवार्य रूप से अपना रवैया बदल देंगे और मेरे साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू कर देंगे। मैं समझ गया, जोशुआ ने वेल के तर्क को समझते हुए जवाब दिया। यह एक बुद्धिमानी भरा कदम था। ये जानना कि कौन सच्चा वफादार है और कौन अच्छा दोस्त है, अमूल्य जानकारी थी। वेल के प्रति उसके मन में एक नया सम्मान पैदा हो गया। मैं भी अपनी इच्छानुसार घर छोड़ने की स्वतंत्रता चाहता हूँ। मैं खुद को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ ताकि जब उत्तरी सीमांत क्षेत्र के लिए जाने का दिन आए तो मैं खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊं, वेल ने गंभीरता से जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इससे इनकार नहीं करेंगे। मेरा अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। जोशुआ ने वेल के अनुरोध पर एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, बहुत अच्छा। आपको प्रशिक्षण के लिए घर छोड़ने की मेरी अनुमति है। हालांकि आपको एवरनाइट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके से आगे नहीं जाना है। यही मेरी शर्त है। वेल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ पिताजी। मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं। इसके साथ ही पिता और पुत्र के बीच बैठक समाप्त हो गई। जोशुआ अपनी कुर्सी पर वापस लेट गया, जबकि वेल खड़ा हुआ और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। स्टडी से बाहर निकलने के बाद वेल एक लंबे गलियारे में चला गया, जहां उसे कोई अप्रत्याशित व्यक्ति मिला। उसके बगल में उसकी बड़ी बहन ऑरलियावी व्हाइटमोर खड़ी थी। हिरन जैसी आंखें, मोटी पलकें, चमकीले लाल होंठ और सुनहरे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम कर रहे थे, और उसका रंग चीनी मिट्टी की तरह बेदाग था, किसी भी तरह के दाग धब्बे से मुक्त। उसने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक एक पैर को दिखा रही थी और उसके परिष्कृत लीवेज को उभार रही थी। और वह खिड़की से आती धूप की किरण में नहा रही थी, जो किसी पवित्र परी से कम आकर्षक नहीं लग रही थी। उसे देखकर कई दिलों में हलचल मच जाती, लेकिन वेल को केवल घृणा की लहर महसूस होती। यह विकृत व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? वेल का बहुत अच्छा मूड तब खराब हो गया जब उसकी बड़ी बहन ने उसका रास्ता रोक दिया। सुप्रभात भाई, उसने उसे प्यार से अभिवादन किया। सुबह के सूरज की तरह उसकी मुस्कान चमक उठी, जैसे उसने उसे देखा हो। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर वेल की आंखें फड़क उठीं। तुम वापस क्यों आए हो? और किसकी अनुमति से? उसने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी और अप्रिय थी। कई साल पहले ऑरलिया ने वेल के खिलाफ एक अक्षम्य अपराध किया था। उसने वेल के उस थोड़े से भरोसे को धोखा दिया था जो वेल ने उस पर जताया था, क्योंकि वह उसकी बहन थी, और सबसे क्रूर तरीके से। उसने जो अपराध किया वह अक्षम्य था। अपने अपराधों के लिए उसे आयरनस्पायर गढ़ से निर्वासित कर दिया गया। व्हाइटमोज के मुखिया की इकलौती बेटी होने के कारण मिलने वाले विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया और उसे बहिष्कृत होने का अपमान सहने के लिए मजबूर किया गया। उसे बाहरी क्षेत्रों की दया पर छोड़ दिया गया, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी कठोर परिस्थितियों और बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वे दिन उसके लिए एक जीवित दुष्स्वप्न थे, अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष। हालांकि उसके बुरे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। जोशुआ ने उसके अपराध को अनदेखा किया और उसकी मदद की। वह उसकी इकलौती बेटी थी। वह उसे पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। वह उसे नापसंद करता था, लेकिन उससे प्यार भी करता था, और उसके प्रति उसके प्रेम ने उसे राज्य के आंतरिक क्षेत्र में उसके लिए एक स्थान की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया, जहां स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर थीं और जहां वह कम से कम सम्मान के साथ रह सकती थी। उसकी एकमात्र शर्त ऑरलिया को आयरनस्पायर गढ़ में कभी नहीं लौटना था जब तक कि वेल उसे माफ न कर दे। उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह एक उचित शर्त थी, और ऑरलिया के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे यहाँ देखना वाकई अजीब था, क्योंकि वेल ने उसे माफ नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि मुझे घर लौटने के लिए कभी किसी की अनुमति की ज़रूरत पड़ी हो, उसने अहंकार से जवाब दिया। मुझे लगता है कि उस दिन मैंने खुद को साफ कर दिया था कि जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाती तुम इस घर में पैर नहीं रखना। क्या तुम पहले ही इसे भूल चुकी हो? क्या इसीलिए तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो?
क्या मुझे तुम्हें फिर से सिखाना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना है? वेल ने उसे ठंडे दिमाग से देखा। जो लोग अराजक सरदार वेल द फीलिंग को जानते थे, वे जानते थे कि जब वह किसी को इस तरह देखता था तो इसका मतलब केवल निम्नलिखित दो चीज़ों में से एक हो सकता था। वह उन्हें चोट पहुंचाने वाला था या वह उन्हें मारने वाला था। क्या तुम मुझे अभी भी सबक सिखा सकती हो? मत भूलना, मैं खून का उपयोग करता हूं और तुम एक सामान्य व्यक्ति हो। पिता को तुमसे ज्यादा मेरा मूल्य समझना चाहिए। ऑरेलिया ने वेल को ताना मारा। जोशुआ की दो पत्नियां थीं। उसकी दूसरी पत्नी ने भागने से पहले वेल को जन्म दिया। दूसरी ओर उसकी पहली पत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक ऑरेलिया थी। उसे जन्म देने के बाद जोशिया की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ऑरेलिया से नफरत हो गई। उसे लगा कि उसकी मौत का कारण वही है, लेकिन वह उसे गलत नहीं मान सकता था या उसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वह उसकी मृत पत्नी द्वारा उसे दिया गया आखिरी उपहार था। वेल ने खारिज करते हुए जवाब दिया, ये सच हो सकता है, लेकिन आपको आपकी जगह पर रखना हमारे नौकरों और परिवार के सदस्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। मत भूलिए कि आपका यहाँ स्वागत नहीं है। न तो हमारे रिश्तेदार और न ही नौकर आपको पसंद करते हैं। शायद मुझे जाकर उन्हें बताना चाहिए कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं और देखें कि क्या होता है। मासूमियत का दिखावा करते हुए ऑरेलिया ने कहा, इतना कठोर मत बनो। मैं उत्तरी सीमा पर आपकी नियुक्ति के बारे में सुनने के बाद आपकी सहायता करने के लिए राजधानी से यहाँ आई हूँ। अगर आप मेरे प्रस्ताव को नहीं सुनेंगे तो आपको इसका पछतावा होगा। तुम कैसे मदद कर सकते हो जब तुम ही मेरी सीमा पर तैनाती का कारण हो? वेल ने पलटकर जवाब दिया, राजधानी में रहने के दौरान मैंने कुछ संबंध बनाए हैं। ऑरेलिया ने शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि वेल को घिन आ गई। मैं उनका इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकती हूँ कि तुम्हें उत्तरी सीमा पर रसद के लिए नियुक्त किया जाए। फ्रंट लाइन से ज़्यादा सुरक्षित, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसके नाम पर उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने ये संबंध कैसे बनाए थे जिसके बारे में वह बात कर रही थी। वेल को उसके अस्तित्व से और भी ज़्यादा घृणा हुई। चूंकि इस महिला में नैतिकता की कमी थी, इसलिए वह उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। और क्या आपकी मदद की कोई कीमत है? वेल ने पूछा। उसकी आवाज़ में संदेह साफ झलक रहा था। हाँ है, उसने जवाब दिया। इसके बाद उसने जो कहा वह जितना चौंकाने वाला था उतना ही भयावह भी था। भाई, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सेक्स करो, उसने कहा। उसका लहजा इस तरह के अनुरोध के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं था। वह अपने ही भाई से सेक्स करना चाहती थी। जवाब में वेल ने साफ कहा, मुझे इस्तेमाल किए गए सामान पसंद नहीं हैं। मैं अपनी छड़ी को ऐसे छेद में नहीं डालूंगा जिस पर अनगिनत बार आक्रमण किया गया हो। कौन जानता है कि तुम कौन सी बीमारी से ग्रसित हो? ऑरेलिया का गुस्सा उसके साफ इनकार पर भड़क गया। कचरा, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें हमारे पिता की जगह सबक सिखाऊंगी ताकि तुम अपने बड़ों का सम्मान करना सीख सको। एक ही झटके में उसने उन दोनों के बीच की कुछ कदम की दूरी तय कर ली और अंधाधुंध गति से उसने एक दंडात्मक प्रहार करने का प्रयास किया। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका प्रहार इतना तेज और क्रूर था कि वे इसे झेल नहीं पाएंगे। इसका मतलब था कि मारा जाना अपरिहार्य होगा। हालांकि वेल के लिए ये धीमी गति की तरह था। वह इसे 1 मील दूर से आते हुए देख सकता था। बेपरवाही से किनारे हटते हुए उसने देखा कि वह लड़खड़ा रही थी और खाली हवा में उछल रही थी। इस प्रक्रिया में उसका पैर फिसल रहा था। उसके असंतुलन का फायदा उठाते हुए वेल ने बिना कुछ रोके एक जवाबी हमला किया। उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और बेरहमी से उसका सिर पहले दीवार में पटक दिया। उफ! दीवार से टकराते ही वह कराह उठी। प्रभाव से वह बेसुध हो गई। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने उसे कुछ ऐसा कहते सुना जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। तुम ही गुमराह हो और तुम्हें सबक की जरूरत है, वेल ने ठंडे स्वर में कहा। इस दुनिया में केवल ताकतवर लोगों को ही दूसरों को सबक सिखाने का अधिकार है। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगा कि ताकतवर लोगों का सम्मान करना क्या होता है। डर और सदमे की स्थिति में ऑरेलिया ने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। वेल के चेहरे पर कठोरता बनी रही। वह उसकी माफ़ी से प्रभावित नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि सॉरी कहने से काम चल जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे लगा कि तुम बदल गए हो। जाहिर है तुम नहीं बदले हो। ये साफ है कि तुम वह सबक भूल गए हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था जब तुमने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी सीख फिर से तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा मेरी बहन, ताकि तुम फिर से साफ दिमाग वाली बन सको। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसका सिर बार बार दीवार पर जोर से मारा गया। बम बम बम, आहे! जब वेल लगातार उसका सिर दीवार पर पटक रहा था तो उसे लगा कि वह उसे मार डालेगा। वह रो पड़ी। खून की बूंदों से उसके चेहरे पर खून की धार बह रही थी और उसकी चीखें सुअर के वध जैसी लग रही थीं, गलियारे में गूंज रही थीं। कृपया मुझे छोड़ दो, उसने डरी हुई खरगोश की तरह कांपते हुए विनती की।
वेल को सबसे ज़्यादा नफरत बलात्कारी से थी और उसने खुद को एक बलात्कारी साबित कर दिया था जब उसने उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी। उस समय वह सिर्फ इतना बूढ़ा था, फिर भी उसने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। इससे उसे उसका असली स्वभाव स्पष्ट हो गया। हालांकि उसका चेहरा एक फरिश्ते जैसा था, लेकिन उसका दिल एक शैतान जैसा था। वह छोटा था, लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अपने पिछले जीवन के अनुभव और कई वर्षों तक प्रशिक्षण के कारण प्राप्त थोड़ी सी ताकत का उपयोग करते हुए उसने आसानी से उसकी कपटी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। वह 2 साल की उम्र से ही प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए जब वह 9 साल का हुआ तब तक वह अपनी उम्र के लगभग सभी लोगों से अधिक शक्तिशाली हो गया था और ऑरलिया उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस प्रकार वह उसके खिलाफ बाजी पलटने में सक्षम था। उसकी योजना को बर्बाद करने के बाद उसने बदला लिया, उसके घृणित और विद्रोही व्यवहार के लिए उसे दंडित किया, लेकिन उसने उसकी घृणित छोटी सी जान को बख्श दिया क्योंकि उसे मारने से वह बर्बाद हो जाती। आखिरकार उसे अपने पिता की छत के नीचे तब तक रहना था जब तक कि वह खुद को बचाने की शक्ति हासिल नहीं कर लेता, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे उसे व्हाइटमोर परिवार और आयरनस्पायर गढ़ से बाहर निकाल दिया जाए। गढ़ की सुरक्षा के बिना रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति के बचने की दर बहुत कम थी। उसकी वृत्ति उसे बदला लेने के लिए खुद को बलिदान करने की अनुमति नहीं देती थी जिसे वह कभी भी ले सकता था। आखिरकार उसके जैसी चींटी को कुचलना कोई कठिन काम नहीं था। लेकिन अब जब वह ब्लडलाइन यूजर बन चुका था तो उसे उसके घिनौने व्यवहार को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए मत पूछो, वह उसके जैसे घिनौने प्राणी पर दया नहीं दिखाने वाला था। बेशक मैं करूँगा मेरी प्यारी बहन, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एक लंबी और दयनीय जिंदगी जियो, वेल ने भावहीनता से कहा और हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वेल की खूबसूरती अस्वाभाविक थी। जब वह बड़ा हो रहा था तब भी यह स्पष्ट था कि वह कितना आकर्षक था। ऑरलिया ने उस पर एकाधिकार करने, उसका स्वाद चखने की तीव्र इच्छा विकसित की। भाई बहनों के बीच ऐसी चीजें असंभव थीं, इसलिए उसने इसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। अंत में वह अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रही और उसे अपने घर से भी निकाल दिया गया। वेल ने सोचा कि यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे उसके प्रति एक अजीब जुनून लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत आकर्षक था। हालांकि उनकी आखिरी मुलाकात को सालों बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी भी उससे, अपने ही भाई से, चुदना चाहती थी। वह उससे इतना घृणा करता था कि उसने उस पर हमला करते समय कुछ भी नहीं रोका। उसने अपना हमला जारी रखा, बार बार बेरहमी से उसका सिर दीवार पर पटक दिया। उसके क्रूर हमले से वह लगभग बेहोश हो गई थी। चूंकि वह उसकी नज़र में एक सेक्स टॉय के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वह उसके साथ एक टूटी हुई चीज़ की तरह व्यवहार करता था जिसे ठीक करने के लिए पीटने की ज़रूरत होती है। जोड़ 5-0 मैट पॉइंट्स। वह जो कर रहा था वह वाकई पागलपन भरा लग रहा था, इसलिए उसे सिस्टम द्वारा बहुत सारे पागल अंक दिए गए। कमाल है, जैसे ही वह फिर से उसका सिर दीवार से टकराने वाला था, उसके पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, बंद करो। यह अचानक हस्तक्षेप जोशुआ के अलावा किसी और ने नहीं किया था। इस हंगामे ने उसे आकर्षित किया था और वह अपने बच्चों को लड़ाई में उलझा हुआ देखकर स्तब्ध था। ये बिल्कुल भी सुखद नहीं था, खासकर जब वेल अपनी बड़ी बहन ऑरलिया को आसानी से मात दे रहा था। आखिरकार इसने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि जिस व्यक्ति को उसने एक कमीने की चाल के कारण छोड़ दिया था, वह उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपने पिता को देखकर ऑरलिया को लगा जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। पिताजी, मुझे बचा लो, भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ऑरलिया चिल्लाई, उसकी आवाज़ पूरे दालान में गूंज रही थी। बकवास, वेल ने थूका, उसकी आंखों में उसके धोखे के लिए घृणा की आग जल रही थी। मैं तुम्हें सिर्फ अपना रवैया सुधारने के लिए सबक सिखा रहा हूँ। वेल को धोखा दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने भी उसे कमज़ोर करने के लिए झूठे दावे करने की हिम्मत की है, उसका भी यही हश्र हुआ है। अगर वे उससे कमज़ोर थे तो उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, और अगर वे उससे ज़्यादा मजबूत थे तो उसके उनसे ज़्यादा मजबूत होने के बाद उनका शिकार किया गया और आखिरकार वे उसके हाथों मारे गए। ऑरलिया ने उसके चेहरे पर झूठ बोलने की हिम्मत की थी। उसका इस अपराध को बिना किसी परिणाम के जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच पिता और बेटी की जोड़ी उसके शब्दों को सुनकर चौंक गई। कौन सा बेवकूफ़ सबक सिखाने के लिए ऐसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता है? उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके अशुभ उद्घोषणा के जवाब में ऑरलिया और जोशुआ दोनों के दिमाग में एक ही विचार कौंधा। वे आखिरकार समझ गए कि वे एक पागल आदमी की मौजूदगी में थे। जोड़ 40 पागल अंक। शुभ रात्रि मेरी बहन। ऐसा कहते हुए एक आखिरी निर्दयी धक्का के साथ वेल ने ऑरलिया के पतले शरीर को गलियारे की ठंडी पत्थर की दीवार में धकेल दिया। धमाका। प्रभाव की ताकत ने दालान में एक भयानक दरार को गूंज दिया क्योंकि उसकी खोपड़ी निर्मम सतह से टकराए। उसके सिर के पीछे से एक लाल फूल खिल गया जो उसके सुनहरे बालों से नीचे बह रहा था और उसकी सफ़ेद पोशाक पर लाल रंग का एक भद्दा धब्बा लगा हुआ था।
उसके चेहरे पर दर्द और सदमे की एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसकी कभी जीवंत हिरण जैसी आंखें धुंध से चमक उठी, उनमें से रोशनी लगभग तुरंत बुझ गई। चेतना के आखिरी निशान भी उसके अंदर से चले गए और उसके पैर उसके वजन के नीचे दब गए। नतीजतन वह पत्थर के फर्श पर गिर गई। वह एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह थी जो वास्तविकता की क्रूरताओं से चकनाचूर हो गई थी। वह वहां पड़ी थी, ठंडे पत्थरों के खिलाफ एक भद्दे ढेर में, बिना हिले डुले। उसे इस तरह देखकर जोशुआ को डर लगा। क्या वह मर गई थी? क्या उसने उसे मार दिया था? तुमने क्या किया है? जोशुआ ने हकलाते हुए कहा, उसके चेहरे पर सदमे और अविश्वास का मुखौटा था। शांत रहो, मैंने खुद को रोक लिया। वह मरी नहीं है, वेल ने बेपरवाही से जवाब दिया। ऐसा नहीं लगता, कमीने। वेल के पास से गुजरते हुए जोशुआ ऑरेलिया को देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसकी कमज़ोर सांसों को महसूस करके राहत की सांस लेते हुए उसने अपनी नज़र वापस वेल की ओर घुमाई। वह तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? जोशुआ ने स्थिति को मुश्किल से समझने के बाद कहा। उसे ऑरेलिया पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मरते हुए देखना या अपने ही बेटे द्वारा उसके सामने मारे जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार वह उसकी पहली पत्नी द्वारा दिया गया आखिरी तोहफा था। उसे मरते हुए देखकर वह कैसे सहज महसूस कर सकता था? क्या तुम्हें पता नहीं है? वेल ने झट से जवाब दिया, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट का एक संकेत था। जोशुआ की क्षमताओं को देखते हुए उसे अपने अध्ययन कक्ष से गलियारे में होने वाली घटनाओं को समझने में सक्षम होना चाहिए था। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि ऑरेलिया ही दोषी थी। अपने भाई के साथ सोने की उसकी निंदनीय इच्छा निस्संदेह घृणित थी, और जब वह अपनी मर्जी से नहीं चलती थी तो वेल पर उसका आक्रामक हमला बस अनचाहा था। वेल ने केवल अपना बचाव किया था। जोशुआ इतना समझदार था कि वह पहचान गया कि वेल यहाँ गलत नहीं था। यह उसकी इकलौती बेटी थी जिसने अपराध किया था और उसे समय पर सजा दी गई। उसने इसके लिए कहा था और वह वास्तव में इसकी हकदार थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को एक विपथन के रूप में देखने का निर्णय लेते हुए जोशुआ ने निर्देश दिया, अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो पहले मुझे इसकी सूचना दें। अपने भाई बहनों पर हाथ न डालें। उसे सच में डर था कि यह छोटा सा बदमाश उसके भाई बहनों को सिर्फ इसलिए मार देगा क्योंकि वह ऐसा कर सकता था और उन्होंने उसे नाराज किया। वेल ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया, जो भी आप कहें। उसकी आवाज़ में अलग थलग अनुपालन की झलक थी जो उनके पारिवारिक बंधन में व्याप्त गहरी नाराजगी को रेखांकित करती थी। उसके बाद वेल वहां से चला गया। छाया रक्षक, जोशुआ ने पुकारा और उसके चारों ओर काले कपड़े पहने कई आदमी तुरंत दिखाई दिए। उसकी चोटों का इलाज करो और उसे वापस भीतरी क्षेत्र में भेज दो। सुनिश्चित करो कि वह समझ जाए कि जब तक वेल यहाँ नहीं आ जाती उसे घर वापस नहीं लौटना है। अच्छी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित छाया रक्षकों ने तुरंत एक स्वर में जवाब दिया, जैसा आप आदेश देते हैं, भगवान जोशुआ। इस बीच वेल अपने विनम्र निवास के एकांत में लौट आया और उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए 100 पागल बिंदुओं का अच्छे उपयोग करने का फैसला किया। जब वह सिस्टम इंटरफेस में हेरफेर करके अपने मैड पॉइंट्स को एक बहुमूल्य स्टेट पॉइंट से बदल रहा था तो उसकी उंगलियां हवा में नाच रही थीं। डिंग, 100 एमपी घटाया। बधाई हो, आपने जोड़ एक एसपी प्राप्त किया है। सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से आपकी पसंद के किसी भी स्टेट को एसपी आवंटित किया जा सकता है। वेल ने सोच समझकर अपनी जबड़े की रेखा को रगड़ा। इस कीमती संसाधन को कहाँ आवंटित किया जाना चाहिए? चलो इसे सहनशक्ति में डालते हैं। क्यों के सवाल का जवाब यादों की एक छोटी सी यात्रा से मिल सकता है। कुछ समय पहले ही रेवेंगर नामक जानवर के साथ उसके घातक नृत्य की भयावह याद अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। जानवर, जो उसके शारीरिक हमलों और रक्तरेखा क्षमताओं के प्रति अभेद्य था, बहुत ही दुर्जय विरोधी साबित हुआ था, जिससे वेल को जल्दबाजी में आयरनस्पायर स्ट्रॉन्गहोल्ड के किलेबंद अभयारण्य में वापस लौटना पड़ा। अगर उसने बिना किसी नुकसान के अपनी सहनशक्ति को खत्म करते हुए एक निरर्थक लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत की होती तो वह भागने के लिए बहुत थक जाता और इस तरह अनिवार्य रूप से अपने भाग्य के आगे झुक जाता। उसने जो निर्णय लिया वह शायद जल्दबाजी में लिया गया लग सकता है, लेकिन निस्संदेह ये सबसे अच्छा निर्णय था। वह खतरनाक पीछा उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। प्रत्येक कठिन सांस अपने आप में एक लड़ाई थी। उसका दिल उसकी छाती के खिलाफ एक अथक लय में धड़क रहा था। उसके पैर अदृश्य जंजीरों का वजन उठा रहे थे जो उसे नीचे खींच रहे थे क्योंकि वह खुद को गढ़ की ओर ले जा रहा था। जब तक वह गढ़ के राजसी द्वार पर पहुंचा वह थकावट से गिरने से बाल भर दूर था। अभी वह केवल अपनी प्रभावशाली इच्छाशक्ति पर भरोसा करके जाग रहा था। यह मुठभेड़ एक चेतावनी के रूप में काम आए। इसने उसे विश्वासघाती एल्ड्रिच दुनिया की क्रूर वास्तविकता दिखाई, जहां सहन करने और टिकने की क्षमता, शक्ति और चपलता जितनी ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए उसने अपनी सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित अंक का उपयोग करने का विकल्प चुना। यह एक रणनीतिक निर्णय था जो पिछले मुठभेड़ों से प्राप्त सबक और उसके अस्तित्व में गहराई से उकेरी गई जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति द्वारा ढाला गया था। एक स्टेट पॉइंट का उपभोग किया गया है।
आपके स्टेमिना बार का आकार 11 पॉइंट तक बढ़ गया है। इसके बाद वेल का ध्यान विंडब्रेकर की जेब पर गया, जहां उसने एक कीमती वस्तु सुरक्षित तरीके से छिपा कर रखी थी, एक पुखराज के आकार का क्रिस्टल जिसे शक्ति और लचीलापन सार नाभिक के रूप में जाना जाता है। जब उसने इसे अपने विंडब्रेकर की जेब से निकाला तो इस नाभिक से एक ऐसी शक्ति निकली जो आकर्षक और खतरनाक दोनों थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसे सम्मोहित करके उसे खाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसने आसानी से इसका विरोध किया। ज़ोंबी नाभिक अपनी भ्रष्ट शक्ति के लिए कुख्यात थे। एक को अवशोषित करने का कार्य ही दर्द और आतंक से भरा एक उपक्रम था। इन भारी संवेदनाओं के आगे झुकना एक भयानक परिवर्तन को ट्रिगर कर सकता है, जिससे अवशोषक खुद एक राक्षस में बदल सकता है। वेल, हालांकि एक साधारण आदमी से अलग पैदा हुआ था। अपने असंवेदनशील गुण की वजह से वह दर्द और डर दोनों से प्रतिरक्षित था। इसलिए उसके लिए एक ज़ोंबी के मस्तिष्क से सीधे निकाले गए नाभिक को अवशोषित करना एक कठिन परीक्षण नहीं बल्कि एक तुच्छ कार्य था। बेपरवाही से उसने शक्ति और लचीलापन सार नाभिक को अपने मुंह में फेंक दिया। निगलने के साथ ही यह उसके गले से नीचे चला गया। तुरंत सिस्टम अधिसूचना उसकी दृष्टि में दिखाई दी। तभी एक सिस्टम अधिसूचना उसकी दृष्टि में चमक उठी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आप एक शक्ति और लचीलापन सार नाभिक को अवशोषित करने में सफल रहे हैं। परिणामस्वरूप आपकी शक्ति 16 अंक तक बढ़ गई है और आपने मामूली भ्रष्टाचार प्रतिरोध विशेषता विकसित की है। यह विशेषता वास्तव में क्या करती है? वेल ने अपनी चरित्र स्क्रीन खोली और अपनी नई विशेषता पर अपनी आंखें केंद्रित कीं। तुरंत उसके सामने एक व्याख्यात्मक पैनल दिखाई दिया। मामूली भ्रष्टाचार प्रतिरोध विशेषता। यह विशेषता शैतानों, उनकी रचनाओं और उन्हें सामग्री के रूप में उपयोग करके बनाई गई वस्तुओं के भ्रष्ट प्रभाव के खिलाफ मामूली प्रतिरोध प्रदान करती है। आपने चुड़ैल की औषधि जैसे कम औषधि जैसे भ्रष्ट पदार्थों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त की है। आप लाश शैतान के स्तर 0 सेवकों के वायरस से भी प्रतिरक्षित हो गए हैं। वेल पर संतुष्टि की भावना छा गई। इस नई विशेषता ने उसे लाशों और निम्न श्रेणी के औषधियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। ये वाकई असाधारण था। वेल की सहनशक्ति वाकई कम थी, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया, लेकिन इससे पहले उसने अपना विंडब्रेकर उतार दिया। वह नहीं बदला क्योंकि उसे इतना थकान महसूस हो रही थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह उठा तो लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। मैं वाकई बहुत थक गया हूँ, उसने सोचा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि रात का नीला पर्दा पीछे हट रहा है और क्षितिज पर एक चमकदार लालिमा फैल रही है। भोर की पहली उंगलियां आकाश में फैल गईं, धीरे धीरे दिन को अस्तित्व में ला रही थीं। एक चमकदार सुनहरा गोला उभरा जो अपनी गर्मागर्म किरणों को जागृत दुनिया पर फेंक रहा था। चमकते हुए नीलम की तरह साफ आसमान ने भोर का स्वागत एक ऐसी शांति के साथ किया जो एल्ड्रिच के खतरे से अछूती लग रही थी। वेल ने सुबह की रोशनी में नहाते हुए जम्हाई ली। यह उन समयों में से एक था जब वह वास्तव में शांत दिख रहा था। शैडोफॉल सिटी खेती के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी क्योंकि वहां एक रावेंगा था। इसलिए उसने एवरनाइट फॉरेस्ट के सींग वाले खरगोश की खेती करने का फैसला किया। हालांकि दिन के लिए उसका पहला पड़ाव देहाती कसाई की दुकान पर था। एक जंग लगी कील से अनिश्चित रूप से लटका हुआ एक पुराना साइन बोर्ड सुबह की हवा में चरमरा रहा था। सीटेक। जब उसने दुकान के लकड़ी के दरवाजे को खोला तो उसने कराहते हुए ठंडे थोड़े नम इंटीरियर में कदम रखा। स्वागत है प्रिय ग्राहक, आज आप क्या खाना चाहेंगे? जैसे ही वेल ने कसाई की दुकान में कदम रखा, एक विशालकाय आदमी जिसकी बाहें ग्रेनाइट से तराशी गई हों ने एक दांतेदार मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, जो एक मोटी भूरी दाढ़ी से थोड़ी छिपी हुई थी। मुझे मुर्गे के खून का एक बर्तन चाहिए, वेल ने कहा। उसका स्वर सुबह की ठंड की तरह ठंडा था। उसने काउंटर पर एक छोटा सा बैग सरका दिया। दुकान के चारों ओर सिक्कों की धातु की खनक गूंज उठी। कसाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसकी मुस्कुराहट की जगह जिज्ञासा की नज़र ने ले ली। यह एक अजीब अनुरोध है, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? वेल की आंखें कसाई की नज़र से मिलीं। मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने काम से जुड़े रहें और ऐसे सवालों से बचें जो आपसे संबंधित नहीं हैं। या मैं अपने सिक्के कहीं और ले जा सकता हूँ? क्या बदतमीज़ कमीना है। अचंभित होकर कसाई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने सिक्कों को देखा, फिर वेल की ओर देखा, चुपचाप इस युवा ग्राहक की दुस्साहसता पर सवाल उठाया, लेकिन अपने हाथ में तांबे के वजन को पहचानते हुए उसने अपनी जिज्ञासा और अपनी जलन को निगल लिया। ठीक है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में झुंझलाहट की झलक थी। फिर वह एक बर्तन लेने के लिए काउंटर के नीचे पहुंचा और उसमें काले चिपचिपे मुर्गे का खून भर दिया। लोहे से भरपूर खुशबू दुकान में भर गई, हवा में भारी रूप से लटकी हुई। बिना कुछ कहे उसने बर्तन को काउंटर के पार वेल की ओर धकेल दिया, सिक्कों के बैग को अपने एप्रन में रख लिया। एक संक्षिप्त सिर हिलाते हुए वेल ने बर्तन स्वीकार कर लिया और बाहर निकल गया।